हेलो एंड वेलकम टू सीजी फिल्म्स। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब उस्मान और आज की वीडियो में हम देखेंगे व्यू पोर्ट ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लेंडर हमने ओपन कर लिया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये ऊपर के तीन ऑप्शंस, ऑब्जेक्ट टाइप्स विजिबिलिटी, दूसरा होता है व्यू पोर्ट गिज्मोज और तीसरा होता है व्यू पोर्ट ओवरलेज। ठीक है, और एन की प्रेस करके हमारे जो साइड के ऑप्शंस हो जाते हैं ये भी आ जाते हैं। इसमें हम व्यू वाले भी कुछ ऑप्शंस कवर करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, व्यू वाले जो ये ऑप्शन हैं इनको भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जेक्ट टाइप्स विजिबिलिटी। जो ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी है और उसकी सिलेक्शन है उसकी सेटिंग्स होती हैं। तो अभी जैसे हमारा ये बेसिक सीन है, वैसे तो आप नाम से समझ सकते हो इसके। जैसे ये मैशेस हैं, मैश हटाएंगे तो मैश हट जाएगा, है ना। सिलेक्शन हटाएंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। कैमरा हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जितने भी मैश हैं वो हमारे सिलेक्शन में नहीं आएंगे। इसी तरीके से हम जैसे हमारे सीन में से कैमरा हटाना है या विजिबिलिटी उसकी ऑफ करनी है तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो उसकी मुझे सिलेक्शन हटानी है, मान लो मेरा सीन है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सीन है और मैं नहीं चाहता कि अगर मैं कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ मेरा कैमरा बार बार मेरे सिलेक्शन में सेलेक्ट हो, तो मैं यहाँ से जाके अपने सिलेक्शन हटा दूंगा कैमरे की। तो अब मैं कुछ भी सिलेक्ट करूँगा तो मेरी सारी चीज़ सेलेक्ट होंगी बट मेरा कैमरा सेलेक्ट नहीं होगा। तो इसी तरीके से जितने भी इसके अंदर ये आइटम्स हैं वो सारी चीज़ों का यही फंक्शन है, उनकी विजिबिलिटी के लिए, उनकी सिलेक्शन के लिए। अब जैसे कि हमारा नेक्स्ट आता है व्यू पोर्ट गिज्मोस। तो गिज्मोस क्या होते हैं, जैसे कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं मूव करूँगा तो ये जो मूवमेंट के जो टूल्स आए हैं जैसे कि एक्सेस के ऊपर, है ना, जैसे ये है ऊपर जाना नीचे जाना, तो ये सारा हमारा जो ये हमारा गिज्मोस होते हैं जिससे हम अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उनकी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं। तो उनकी सेटिंग यहाँ पर से होती है। जैसे कि ये हम यहाँ पे भी एक हमारा गिज्मो है जिससे हम एक्सेस घुमा सकते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था। ठीक है ना, तो उसकी सेटिंग हम यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे ये हमारा गिज्मो है इसकी हम सेटिंग यहाँ से तो हम चेंज कर ही सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं नेविगेट हटा दूँ तो ये गायब हो गया। और अब जाएँ हम अपने एडिट में और प्रेफरेंसेस में जाएंगे तो यहाँ पर हमारा होता है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट में हमारा होता है इंटरैक्टिव नेविगेशन। ठीक है, इसको मैं ऑफ करना चाहूँ तो गायब हो गया। सिंपल कर दूंगा तो ये बेसिक सा हमें XYZ हमारी पोजीशन दिख रही है इस वक्त। और हमारा अगर हम इसे इंटरेक्टिव वाला कर देंगे तो हमारा वही वाला आ जाएगा जो यहाँ पे पहले था। और वैसे तो मैंने आपको इसकी हॉट कीज़ बताई रखी हैं, शॉर्टकट कीज़, जो कि मतलब अगर आपको गिज्मो यूज़ नहीं करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। और जैसे मान लो मुझे इसको सेलेक्ट करके जी प्रेस करूँ और एक्स एक्सिस पे मुझे मूव करना है तो आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं। और वाई एक्सिस पे मूव करना है, वाई एक्सिस पे अगर मूव करना है तो वाई एक्सिस पे, जेड पे करना है तो जेड एक्सिस पे। ठीक है, इस तरीके से इसकी रोटेशन होती है। इसी तरीके से इसके कैमरा एंगल्स होते हैं जो हमने पिछली वीडियोज़ में कवर किए हैं, है ना। तो हम तो यहाँ से भी कर सकते हैं, बाकी अगर आप माउस के थ्रू करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। और जो इसके जैसे ये हमारा सिलेक्शन हुई हुई और ये हमें जो XYZ के जो एरोज दिख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे जो मेन इसका सिलेक्शन है इस सेटिंग्स का, मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा तो मेरे गिज्मोज ही गायब हो जाएंगे। ठीक है ना, ये पूरा पैनल ही गायब हो रहा है इसके हटाने से। ये तो था हमारा व्यू पोर्ट गिज्मोज। अब इसके आगे आ जाते हैं हम व्यू पोर्ट ओवरलेज। ठीक है, तो व्यू पोर्ट ओवरलेज की हम पहले सारी सेटिंग्स देख लेते हैं कि किस तरीके से होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर 1 पे जाऊँ और अपना मेरा यहाँ पर ये है ना, तो जैसे मुझे ये पीछे ग्रिड्स दिख रही हैं तो मुझे ये ग्रिड हटानी है। तो अगर मैं यहाँ से चेक मार्क हटा दूंगा तो मेरा ग्रिड्स हट गई। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर आके मूव करता हूँ तो मेरे पास फ्लोर अभी भी दिख रहा है ना, जो ये नीचे की ग्रिड्स हैं ये मेरा फ्लोर है। तो अगर फ्लोर हटाना है तो मैं यहाँ से आके फ्लोर भी हटा दूंगा। अब मेरे पास सिर्फ एक्सेस रह गई हैं। एक्सेस को हटाने के लिए मैं यहाँ से पहले जैसे मैं एक्स एक्सेस हटा दूँ और वाई एक्सेस हटा दूँ। ठीक है, तो अब ये मेरा सारा कुछ यहाँ से मेरा गायब हो गया और जैसे मुझे लाना है तो मैं यहीं से इसको वापस ला सकता हूँ। और जैसे कि किसी किसी को ये पसंद नहीं होता है कि जैसे अगर आप देख सकते हो अभी मैं 3D व्यू में दिखा रहा हूँ तो ये जो एक्सेस हैं ये इसको इंटरसेक्ट करती हुई बीच में से गुजर रही हैं। ठीक है, हर किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो दूसरे एंगल्स में जाके। लेकिन अगर आपको ये परेशान कर रहा है तो आप यहाँ से इसे ऑफ कर सकते हो जैसे हमने अभी करा था। ठीक है ना, ये सारा गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे व्यूज़ में चेंज करोगे तो आपके सारे एक्सेस और सारे आपके ग्रिड लाइंस आपको तब भी शो होंगी, लेकिन ये 3D वाले में से हट जाएंगी। अगर आप ऐसा करना चाहो तो आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है नीचे का स्केल। तो हमारा जो ग्रिड स्केल है यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, सब डिविजन्स तो हमने देखी ही थी पिछली वीडियो में, से हमने 12 करा था, 11 करा था, तो वो हमारा यूनिट्स के हिसाब से हम उसे सेट कर सकते हैं। अब जैसे टेक्स्ट इन्फो है, ये टॉप लेफ्ट में जो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है ये टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन से हट जाती है। ठीक है, बीच में आप देख रहे हो ये एक टारगेट जैसा बना हुआ है, ये हमारा 3D कर्सर होता है। ठीक है, तो 3D कर्सर कैसे हटाते हैं, ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, एनोटेशंस वगैरह होती हैं वो यहाँ से हट जाएंगी। ठीक है,
और जी आपका जो ये एक्स्ट्राज है, ऑब्जेक्ट एक्स्ट्राज क्या होते हैं, जैसे कि हमारी लाइट हो गई या कैमरा हो गया, ये हमारे एक्स्ट्राज में आते हैं। तो ये हट गए, मेन मॉडल हमारा अभी भी बीच में ही है ना। इन चीज़ों से ये, अगर आपके में आर्मेचर लगा हुआ है तो बोन्स यहाँ से आप हटा सकते हो। रिलेशनशिप लाइंस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा कैमरा, मेरा जो ये क्यूब है, इसके साथ लिंक रहे, तो मैं इसको पेरेंट कर दूंगा ऑब्जेक्ट को। तो ये जो इसके बीच का जो कनेक्शन है, ये इस लाइन के थ्रू हमें दिखता है। अगर मैं अपना ये क्यूब घुमाता हूँ या उठा के कहीं पे भी लेके जाता हूँ तो मेरा कैमरा उसको फॉलो करेगा, ठीक है। अगर मैं रोटेट करता हूँ तो कैमरा यहाँ से भी फॉलो करेगा। तो ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, कैमरा और मेरे 3D मॉडल के बीच में, ये इस लाइन के थ्रू हमें दिखता है। और ये लाइन अगर हमें अच्छी नहीं लग रही है तो हम यहाँ से इसे हटा सकते हैं। कनेक्शन अभी भी रहेगा लेकिन वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से वापस ले आता हूँ और इसको कंट्रोल करके हम वापस सेट कर देते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे मोशन पाथ्स हमारे एनिमेशंस में यूज़ होते हैं, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। इसके बाद आता है हमारा आउटलाइन सेलेक्टेड। तो जो हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं और जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है उसके चारों तरफ आउटलाइन सी क्रिएट हो रही है, आप देख रहे होंगे। तो ये जो आउटलाइन है, अगर मुझे अच्छी नहीं लग रही है और मुझे हटाना है तो मैं आउटलाइन सेलेक्टेड हटा दूंगा। तो मेरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरा जो 3D मॉडल है, इसके ऊपर से वो सेलेक्टेड वाली आउटलाइन हट चुकी है, ठीक है। अब वापस लानी है तो मैं यहाँ से ले आऊँगा। अब अगला आता है हमारा ओरिजिन्स क्या होते हैं? ये जो आप देख रहे हो जैसे क्यूब है, क्यूब के अंदर ये जो बीच में डॉट दिख रहा है, ये हमारे इस क्यूब का ओरिजिन है, ठीक है। ऐसे ही हमारी लाइट है, इसके अंदर भी ये बीच में डॉट है, कैमरा है उसमें भी डॉट है, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन होता है, इसको हमें कैसे हटा सकते हैं? यहाँ से हटा सकते हैं। तो अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, मेरा ओरिजिन नहीं शो होगा, ठीक है। तो ओरिजिन यहाँ से हट जाता है। और ओरिजिन ऑल कर दूंगा तो अभी जैसे मान लो अभी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे ही ओरिजिन शो हो रहा है, लेकिन बाकियों के ऑफ हुए हैं, जैसे इसका भी ये ट्रांसपेरेंट हो गया और कैमरे का भी ट्रांसपेरेंट हो गया। तो मैं जब यहाँ जाऊँगा और मैं इसे ओरिजिन ऑल कर दूंगा तो सबके ओरिजिन हमें दिखते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा रहता है, हमें अगर ओरिजिन सेलेक्ट करके ही अगर कुछ काम करना है अपने ऑब्जेक्ट्स का तो ये ईजी है, हम इसको आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ओरिजिन ऑल करेंगे तो हमें ये सारे विजिबल हो जाएंगे। तो इसके बाद आता है हमारा ज्योमेट्री, जिसमें आप देख सकते हो सबसे पहले आ रहा है वायर फ्रेम। तो वायर फ्रेम जैसे आप देख सकते हो ये मैश मंकी है, डिफरेंट जो इसमें मॉडलिंग हुई हुई है, मतलब डिफरेंट एंगल्स पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से। तो इसके अंदर जो आप देख सकते हो मैं वायर फ्रेम की वो इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो हमारे जितने भी वायर फ्रेम्स हैं इसके अंदर वो बढ़ और घट रहे हैं। तो वो हम यहाँ से उनकी वायर फ्रेम की लिमिट्स को बढ़ा के और घटा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ओपेसिटी, हमारे वायर फ्रेम्स को हम ओपेसिटी यहाँ से हल्की और तेज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया। इसके बाद आता है हमारा फेस ओरिएंटेशन क्या होता है? जैसे हमारा ये एक मॉडल मैश है, ठीक है, मैश मंकी का। अब इसमें जो भी हमारी सरफेस है ये आउटसाइड वाली आउटसाइड पे है और इसकी अंदर की जो सारी चीज़ें हैं वो अंदर है ना। तो अगर हम इसके नॉर्मल चेक फेस ओरिएंटेशन देखेंगे तो ये मतलब बिल्कुल परफेक्टली बना हुआ है। अगर ये ब्लू है तो बिल्कुल परफेक्टली बना हुआ है। अगर इसमें कोई भी फेस रेड कलर का हमें शो हो रहा होता तो हमारे टेक्सचरिंग वगैरह में दिक्कत करता है। तो इसलिए हमें ये चीज़ फेस ओरिएंटेशन को देखने पड़ते हैं, उन्हें करेक्ट करना पड़ता है अगर वो ठीक नहीं है तो फॉर एग्जांपल जैसे ये ब्लू है तो मतलब ठीक है। अगर हम इसके अंदर से झाँकेंगे तो अंदर का सारा रेड होता है। अगर रेड आप देख पा रहे हो तो मतलब वो इनर सरफेस है किसी भी मॉडल की। और अगर हमने मॉडलिंग के टाइम हमने गलत कर दिया है तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ। जैसे मैंने एक फेस सेलेक्ट करा, ऑल्ट एन प्रेस करेंगे तो यहाँ जैसे नॉर्मल हम फ्लिप कर देंगे। तो मतलब अभी जैसे ये मेरा एक मॉडल है, इसके आप देख सकते हो फेस ओरिएंटेशन सारे फेसेस ब्लू हैं बट एक जो है रेड है। ये रेड है मतलब कि ये इस इंटरनल वाला सरफेस था वो आउटसाइड पर आ गया, आउटसाइड वाला इनसाइड चला गया। तो ये हमें टेक्सचरिंग में प्रॉब्लम करेगा। अगर मैं अंदर जाके आपको इसका एक व्यू दिखाऊं तो देख सकते हो ये इनसाइड की तरफ फ्लिप हो गया है। तो इसको हमें करेक्ट करने पड़ते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मॉडलिंग के टाइम पे इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऑल्ट एन एंड फ्लिप, या फिर ऑल्ट एन रिकैलकुलेट आउटसाइड, है ना। इसने कैलकुलेट कर लिया कि कौन सा फेस है जो इनसाइड की तरफ फ्लिप हुआ है, तो उसने आउटसाइड की तरफ उसे फ्लिप कर दिया। तो ये अब करेक्ट हो गया है। फेस ओरिएंटेशन से हम ये देख सकते हैं कि हमारी मॉडलिंग जो हुई हुई है वो परफेक्टली हुई हुई है या कोई सा हमने सरफेस को उल्टा सीधा लगा रखा है, ठीक है। और इसके अगर आप देखोगे तो अभी तो ये इतने ही ऑप्शंस है। अगर मैं सेटिंग्स में एडिट मोड में जाता हूँ तो ये हमारे ऑप्शंस और भी बढ़ जाते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं।
तो ये जो बाकी के ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को हम तब यूज़ करेंगे जब हम कोर्स में यूज़ करेंगे, तो हम उसको उस वक्त कवर करते हुए चलेंगे और उसको समझते हुए चलेंगे कैसे उनको यूज़ करना है और उनके क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, एन प्रेस करके जब हम देखते हैं तो ये वाला हमें ऑप्शन कवर करना है, आइटम टूल और व्यू वाला हमें इसे में कवर करना है। तो सबसे ऊपर आता है हमारा फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट 50 mm पे सेट हुई हुई है। तो 50 mm पे ये इसलिए सेट रहती है क्योंकि जो हमारी ह्यूमन आई है उसको जो काफ़ी हद तक 50 mm एंगल जो हमारा लेंस होता है कैमरे का, जितना 50 mm लेंस कवर करता है उतना व्यू हमारी ह्यूमन आई के काफ़ी क्लोज होता है। ठीक है, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट 50 mm को यूज़ करा जाता है। अगर हम यहाँ से इसकी फोकल लेंथ को घटाएंगे तो ये हमारा वाइड की तरफ हो जाएगा, और जितना भी हम अपना व्यू पोर्ट में काम करेंगे सारे ये स्ट्रेच और डिस्टॉर्टेड से आएंगे क्योंकि हम ये अल्ट्रा वाइड की तरफ पहुंच गए हैं। ठीक है, और अगर ऐसे ही हम इसका फोकल लेंथ बढ़ा देंगे, जितना हम फोकल लेंथ बढ़ा देते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा जूम होके हमें दिख रहा है। ठीक है, फोकल लेंथ हमने इसकी इंक्रीज़ कर दी है, इसलिए ये जितना हम इसको बढ़ाते जाएंगे उतने उसके पर्सपेक्टिव लेवल्स भी कम हो जाएंगे, और जितना हम घटाते जाएंगे उतने उसके पर्सपेक्टिव आप देख सकते हो कितने ज़्यादा उसका पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट हो गया। ठीक है, तो 50 mm पे इसको वापस सेट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आता है क्लिप स्टार्ट और क्लिप एंड। मतलब इन दोनों जो ये रेंज है, इस रेंज से कम वाला रेंडर नहीं होगा, उस रेंज से दूर तक वाला रेंडर नहीं होगा। जैसे 1000 मीटर है, 1001 मीटर वाला एरिया इसमें कवर नहीं होगा। अगर हमें बहुत दूर तक का रेंडर लेना है तो हम उसको बढ़ाएंगे, नहीं तो अगर हम घटाएंगे तो आप देख सकते हो जैसे मैं घटाऊँगा जितना व्यू आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो ये 6.9 mm पे ये मंकी ही कट हो गया, तो ये इससे ज़्यादा रेंडर नहीं आएगा, है ना। तो ये क्लिप एंड हो गया है, इससे ज़्यादा रेंडर ही नहीं आएगा, तो उसको हम वापस 1000 पे कर देते हैं। ऐसे ही क्लिप स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जूम करते हुए चले जाते हैं, जैसे मैंने 1 मीटर पे सेट कर दिया है। अब जैसे कोई भी आप ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं तो जूम करते करते ना वो कट जाता है। अभी कट गया है यहाँ पर, है ना, जैसे इसका फेस कट गया है। तो ये कट क्यों गया है? क्योंकि ये 1 मीटर की लिमिट से कम जैसे ही हमारा कैमरा पास में पहुंचा तो ये कट हो गया। अगर मुझे इसके और पास जाना है तो मैं 0.1 कर दूंगा, तो मेरा अब ये और पास चला गया। ठीक है, और हम और क्लोज जा सकते हैं इसके। अब तो हम उसके अंदर ही घुस जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हो कितना हम पास तक पहुंच चुके हैं। तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, क्लिप स्टार्ट और क्लिप एंड। ठीक है, तो इसको हम वापस जो इसकी सेटिंग्स हैं 0.01, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा लोकल कैमरा। फॉर एग्जांपल हमारे सीन में मल्टीपल कैमरा लगे हुए हैं, तो अभी लोकल कैमरा तो आपका यही है जो आपका कैमरा एक लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1-2 कैमरा और ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मेरा ये वाला कैमरा है, लेकिन व्यू हमारा वही लोकल कैमरा कर रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्टार्टिंग में आया था। लेकिन अगर मुझे दूसरे कैमरा एंगल को व्यू करना है तो मैं यहाँ से जाके पहले कैमरा सेलेक्ट करूँगा। जैसे मुझे कैमरा नंबर 3 को व्यू करना है, तो मेरे कैमरा 3 पे मेरा ये ब्लैक कलर का मार्कर आ गया, ये अब एक्टिव है। ठीक है, मैं इस पर 0 प्रेस करूँगा। अब देखो इसको कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि उसका एंगल थोड़ा हमने लॉक नहीं कर रखा है प्रॉपर्ली, तो इसलिए हमें सिर्फ ग्रिड्स दिख रही हैं। इसी तरीके से हम दूसरे कैमरास को भी स्विच कर सकते हैं और उनका व्यू ले सकते हैं। ठीक है, और हम जब इसका क्लिक हटा देते हैं तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्ट हुआ हुआ कैमरा है उसी पर हम स्विच कर लेते हैं। बाकी अगर आपको वैसे भी कैमरा चेंज करना है तो आप यहाँ से डबल क्लिक करके भी दूसरे कैमरों को स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैमरा सेटिंग। और इसके बाद ये आता है रेंडर रीजन, इसको हम आगे कवर करेंगे। जब हम कैमरा को कवर करेंगे, कैमरे को भी हमें डिटेल में कवर करना है। अब इसके बाद आता है व्यू लॉक। फॉर एग्जांपल मुझे अपना जो सीन है इस क्यूब के अराउंड रोटेट करना है, तो मैं इस क्यूब के ऊपर अपनी जो मेरा व्यू है लॉक कर दूंगा। अब मेरा जो सीन है मेरे इस क्यूब के हिसाब से रोटेट होगा। या अगर मैं इस मंकी को कर देता हूँ तो मंकी मेरा सीन का सेंटर बन गया है और इसके हिसाब से मेरा सीन रोटेट होगा। मैं कहीं पे भी जाऊँगा तो मुझे ये ईजी है यूज़ करना अगर मुझे कोई काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट को मैं सेलेक्ट कर दूँ, इस लाइट को मैं चूज़ कर देता हूँ, तो इस लाइट के अकॉर्डिंग मेरा सीन मैं रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है लॉक करने से। और ये फिर हमारा लॉक टू 3D कर्सर। अब जहाँ पे भी हमारा 3D कर्सर है, फॉर एग्जांपल मेरा 3D कर्सर अभी मंकी के पीछे लगा हुआ है, तो अगर मैं लॉक टू 3D कर्सर कर दूंगा तो 3D कर्सर हमारा सेंटर पॉइंट बन जाएगा और उसके हिसाब से हम अकॉर्डिंग घूम सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने 3D कर्सर की पोजीशन चेंज कर दूँ, मान लो शिफ्ट और राइट क्लिक प्रेस करूँगा
मेरा 3D कर्सर वहाँ पहुँच गया है। अब मेरा सीन वहाँ के हिसाब से रोटेशन होगा, तो मैं 3D कर्सर के हिसाब से भी रोटेशन लॉक कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने चेक मार्क हटा दिया है। अब आ जाते हैं हम कैमरा टू व्यू। कैमरे को हम स्विच कर लेते हैं 0 नंपैड से। अगर हमें कैमरा के अंदर व्यू को चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, G प्रेस करके थोड़ा बहुत हम रोटेशन और पोजीशन चेंज कर लेते हैं। मतलब तो काफ़ी आसानी से नहीं होता है ये, थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाता है। अगर हम इसमें कैमरा टू व्यू करते हैं तो हम एक्चुअल में जो हमारा सीन है उसको हम रोटेट करके अपने कैमरा व्यू के हिसाब से सेट कर सकते हैं और हमारा कैमरा उस जगह पहुंच जाएगा। अगर ये मेरा चेक मार्क नहीं लगा हुआ होता और मैं यहाँ रोटेशन करता तो मैं कैमरे से बाहर ही आ जाता। तो कैमरे को लॉक करने के लिए कैमरा टू व्यू करेंगे। अब जब मैं जो भी रोटेशन करूँगा मेरा कैमरा उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरा कैमरा यहाँ पहुँच गया। अब मैं सीन के बाहर आके चेक करता हूँ तो मेरा सीन में देखिए कैमरा यहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है कैमरा टू व्यू वाली, क्योंकि इसमें आप अपने हिसाब से अपना कैमरा सेट कर सकते हो और सिनेमैटिक तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो और बहुत अच्छे आउटपुट्स निकाल सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब भी ये ध्यान रखना, जब भी आप ने एक अपना लोकेशन सेट कर ली उसकी, जैसे कैमरे की पोजीशन सेट कर ली, तो कैमरा टू व्यू वाला चेक मार्क हटा देना। नहीं तो अगर आप हटाओगे नहीं तो आपका कैमरा मूव ही होता रहेगा। ठीक है, अब जैसे मेरा यहाँ फिक्स हो गया है तो ये मेरा एक सेटिंग मैंने चूज़ करी, मेरा यहाँ पे सेट हो गया है कैमरा। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी ये सारी सेटिंग्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।